इस बुक के लेखक और जो इसके इलस्ट्रेटर हैं, इनका मैं परिचय देना चाहूँगा। रिंचन दीदी हमारी काफ़ी समय से मुस्कान के साथ जुड़कर काम कर रही हैं। लोकेश भाई के साथ अभी-अभी थोड़ा बच्चों की कुछ कार्यशालाओं के मार्फत से संवाद हुआ है, उनसे मिलना हुआ है, उनके साथ काम करने का कुछ अनुभव हुआ है कि दरअसल रिंचन दीदी जो हैं वो काफ़ी कहानियाँ, कविताएँ लिखती रहती हैं और फ़िल्मों की स्क्रिप्ट पर भी और वो लिखी हैं, कुछ फ़िल्में उन्होंने चंदा के जूते और तुरुप जैसी कहानियों का निर्देशन भी किया हुआ है। वे कहानी लिखने में अपनी कहानियों के माध्यम से आम ज़िंदगी की जद्दोजहद और उससे जुड़ी हुई राजनीतिक जटिलताओं का बहुत खूबसूरती से और संवेदनशीलता से अपनी कहानियों में पिरोकर वो प्रस्तुत करती हैं। लगभग 2 दशकों से विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर अलग-अलग संगठनों के साथ, अलग-अलग जन आंदोलनों के साथ मिलकर वे काम कर रही हैं। उनका लेखन काफ़ी जो वंचित समुदाय के लोग हैं उन और जो जो एक हास्यग्रस्त समुदाय जो है उनके उनके लेखन में उनकी ज़िंदगी और उनके संघर्ष को वो के माध्यम से दिखाने का कोशिश होती है उनकी। लोकेश भाई अ, एक इलस्ट्रेटर हैं जो कॉमिक बुक मेकर और फ्रीलांस आर्टिस्ट हैं। लोकेश भाई ब्लू जैकॉल कलेक्टिव्स के फाउंडर मेंबर में से एक हैं जो ब्लू जैकॉल एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर पिक्चर, बुक्स, कॉमिक्स और जीन्स पब्लिश की जाती हैं। साथ ही इससे संबंधित वर्कशॉप और चर्चाएँ और अन्य अलग-अलग तरह के कार्यक्रम वे इस प्लेटफ़ॉर्म पर आयोजित करते रहते हैं। तो ये एक हमारे कलाकारों का सॉरी हमारे जो राइटर हैं और हमारे जो चित्रकार हैं उनका एक छोटा-सा परिचय है। सुशील जोशी जी काफ़ी साइंस से जुड़ी हुई चीज़ें और संदर्भ पत्रिका जो एकलव्य की है उसमें काफ़ी लिखते हैं और लिखने का काम कर रहे हो करे किया है उन्होंने, काफ़ी लंबा अनुभव है उनका। कनक भी इलस्ट्रेटर हैं लेकिन अभी वो इस किताब का डिज़ाइन उन्होंने किया हुआ है। मैं सिर्फ़ थोड़ा-सा समय लूँगा रिंचन दीदी के इस कहानी के संदर्भ में बोलने से पहले कि ये क्यों कहानी हमने दरअसल इस कहानी का चुनाव किया क्यों? तो हम लोग दरअसल जिन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, जो समुदाय जिनके साथ मुस्कान जुड़कर पिछले 20 वर्षों से काम कर रहा है, वे बच्चे मोस्टली माइग्रेटेड कम्युनिटीज़ हैं जो काफ़ी अलग-अलग जगहों से कोई छत्तीसगढ़ से या एमपी के अलग-अलग जगहों से माइग्रेट होकर भोपाल में रह रहे हैं। उन बच्चों क का जब का स्कूल और उनके साथ जो अनुभव है हमारे, वो अनुभव इस कहानी से काफ़ी मिलते-जुलते हैं। इस कहानी में बच्चों का जो संघर्ष है, बच्चे जिस अपने हक के लिए या अपने आत्मसम्मान के लिए जिस तरह से लड़ाई लड़ते हैं, उस तरह की लड़ाई अ, बच्चे अक्सर इस तरह की परिस्थितियों का सामना कर रहे होते हैं। तो इसका जो कंटेंट है, वो काफ़ी हमारे बच्चों के परिवेश से जुड़ता हुआ है, उनके ज़िंदगी से जुड़ता हुआ परिवेश है और साथ ही हम ये देखते हैं कि नन्हे साथी इस कहानी में एकजुट होकर लड़ाई लड़ते हैं और वो लड़ाई में सफलता भी मिलती है। तो अक्सर बच्चों के संघर्ष को इतना स्पेस कहीं मिलता नहीं है कि आंदोलन होंगे या बड़ी लड़ाइयाँ होंगी तो वो एडल्ट्स ही लड़ रहे होंगे, लेकिन इस कहानी में मुख्य पात्र बच्चे ही थे और बच्चों ने ही अपनी एक तरीका निकाला अपने हक को, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए और काफ़ी अ, ग ग बड़ी मजबूती से वे लड़े इस लड़ाई में इस कहानी में। तो वो चीज़ हमें बहुत एक तरह से अपील की और फिर जब हम बच्चों के बीच में इस कहानी को लिए तो कई बार बच्चे थानों में अपने ऊपर या अपने समुदाय के ऊपर होने वाले जो हमले हैं, पुलिसिया हमले हैं, उनके लिए प्रोटेस्ट करने के लिए थानों में जा रहे होते हैं या कभी स्कूलों में उनके साथ इस तरह का कुछ भेदभाव होता है, तो उसके लिए वे कहीं अपना प्रोटेस्ट या अपना विरोध दर्शा रहे होते हैं। इस तरह के अनुभव कुछ बच्चों के सिमिलर अनुभव थे, तो एक कहानी इस तरह से हमें काफ़ी
रोचक और बहुत संवेदनशीलता से मुद्दे को रखने वाली थी, इसलिए हमने इस कहानी को प्रकाशित करने का एक प्रयास किया। वर्चुअल दुनिया में एक किताब को कैसे पब्लिश कर रहे हैं, वो नई चीज है, तो हम सब लोग साथ हैं। और मैं रुखसार से चाहूंगा कि रुखसार किताब को मेरा नाम रुखसार है और मैं रिंचिन दीदी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। चित्र लोकेश भैया ने लिखा है और विद्रोह की छप छप। जीप से उतरकर सामने देखा तो जीप से उतरकर सामने देखा तो एक पहाड़ी थी। पहाड़ी के ऊपर एक मकान बना हुआ था और लाल झंडा लहरा रहा था। यही तो पहुंचना था मुझे। दूर से देखने पर लग रहा था कि सूखे मौसम में भी झाड़ियों पर रंग बिरंगे फूलों की बहार आई हुई थी। जीप तो मुझे उतारकर आगे बढ़ गई। वैसे उसमें इतने लोग ढसमढस भरे हुए थे कि मेरे उतरने से शायद ही कोई फर्क पड़ा हो। सही सलामत पहुंच जाना दोस्त, तुम भी और तुम्हारी सवारियां भी। जब मैं ऊपर पहुंची तो शाम हो चुकी थी और सूरज डूबने ही वाला था। जिंदाबाद बच्चों, अरे जिसे मैंने रंग बिरंगे फूल समझ रही थी, वे फूल नहीं, बच्चों की चड्डियां सूख रही है। हा हा हा। जिंदाबाद बाई। ये मैं जीत गया। मैं निर्माणशाला में थी। मैं यहाँ दो एक महीने रहकर बच्चों को पढ़ाई में मदद करने आई थी। जल्दी ही बच्चों से मेरी दोस्तियां हो गई थी। थैंक यू रुखसार। ये कहानी काफी रोचक ढंग से आगे बढ़ती है और इस कहानी में टीचर और बच्चों के कुछ रिश्ते को भी दर्शाया गया है। इसके साथ साथ जब वे बच्चे डबरी में नहाने जाते हैं और वहां पर उनको गांव के लोगों के द्वारा बाहर किया जाता है, तो वो उस डबरी पर अपने हक के लिए एक छोटी सी प्रोटेस्ट करते हैं और वो एक तरह से बच्चों की के संघर्ष और उनकी जीत की कहानी है। तो अब इस कड़ी में हम आगे रिंचिन दीदी से इस कहानी का जो मुद्दा है, टॉपिक है, उस पर थोड़ा बातचीत करेंगे। बागी बच्चों के बारे में क्यों लिखा जाना चाहिए। दरअसल बच्चों की एक अलग तरह की छवि तो समाज में देखने को मिलती है, लेकिन इस कहानी में बच्चों का एक अलग ही रूप हमें दिखता है। तो इस तरह की कहानियां लिखने की जरूरत क्यों महसूस होती है, इसके बारे में हम रिंचिन जी से थोड़ा सा सुनना चाहेंगे। रिंचिन जी, आप प्लीज। पहले तो आप सबका शुक्रिया इस कहानी को छापने के लिए, चुनने के लिए और अब आज उसका विमोचन करने के लिए। कहानी मतलब कहानियां जैसे मैं बोलती हूँ वो हो जाती हैं, वो लिखी नहीं, मतलब वो लिखी जाती हैं, पर हर कहानी अपने आप में किसी न किसी अनुभव से उपजती है, किसी ख्याल से उपजती है। तो जैसे आपने कहा, ऐसे हम सब में बहुत सारे लोग जो हम यहाँ जुड़े हैं, जो अलग अलग जन संगठनों से या उससे जुड़े हैं, हम लोगों के बहुत से लोगों के इस तरह के बच्चों के साथ जुड़ाव के अनुभव हैं। तो ये दो चीजों से निकली। एक जो आपने कहा कि बच्चों का बागी होना, तो वो तो मतलब हम सभी शायद मानते हैं, और कि बच्चों की क्वेश्चनिंग या बच्चों के सवाल, मेरे खुद के लिए भी मुझे लगता है कि मैं जब सबसे ज्यादा नर्वस बच्चों के सामने होती हूँ, क्योंकि बच्चों के जो सवाल हैं वो बेबाक होते हैं,
वो बहुत सारी चीजों से, मतलब बहुत सारे तर्क और बहुत सारे प्लस माइनस करके नहीं आते। उनको जो दिखता है, उनको जो है वो सवाल वो पूछेंगे। आपको कोई आपकी कोई चीज अच्छी लगी तो वो तुरंत अच्छा बोल देंगे, नहीं लगी तो कई बार। तो बच्चों को खुश करना या बच्चों का ट्रस्ट जीतना मुझे लगता है कि अपने आप में ही बहुत इतनी आसानी से नहीं मिलता, और वो कई बार वो काफी ऑनेस्ट भी होता है। पर जो इसका दूसरा एक पहलू है कि जब एक एडल्ट बच्चों के साथ एक रिलेशनशिप में आता है, तो उस बच्चे की भी मतलब, तो वो एक रिलेशनशिप अपने आप में एक अनइक्वल रिलेशनशिप भी होती है, क्योंकि जो बड़े की अथॉरिटी है वो बच्चे के ऊपर कई बार भारी पड़ती है। तो ये दोनों चीजों के बीच में बच्चों की जो इनहेरेंट एक ऑनेस्टी या उनका एक इनहेरेंट जो बच्चों का एक चीजों के ऊपर सवाल करने का जो एक मतलब एक उनका इनहेरेंट एटीट्यूड या उनकी इनहेरेंट क्वालिटी है, और उसमें ये जो पूरी हायरार्की एक एडल्ट और बच्चे के बीच की जो रिलेशनशिप है, क्योंकि और दूसरा उसमें टीचर का जो रोल है, जिस तरीके से समाज में टीचर को बोला जाता है या टीचर के शिक्षक बच्चों का जो रोल है, ये सारी चीजें मिलके एक बहुत ही मतलब हमको लगता है कि एक सरल रिलेशनशिप, एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप भी है जिसको हम सब नेविगेट करते हैं। दूसरा, जैसे इस कहानी में था कि ये बच्चे, जैसे आपने कहा कि हाशिए मतलब बहुत संघर्षशील समाजों से और बहुत संघर्षशील जीवन जीने वाले बच्चे हैं इस कहानी में, और वो उसमें जब कोई एक बाहर का व्यक्ति आता है, और ज्यादातर कई बार ऐसे स्कूलों में या जिस तरह की चीज का वो किया, जिस तरह की टीचर इस कहानी में है, वो बहुत क्लियरली दिखता है कि वो टीचर शायद किसी एक ज्यादा प्रिविलेज पोजीशन से आई है, क्योंकि उससे फिर जो वहाँ के जो दूसरे टीचर हैं वो भी थोड़ा सा घबरा रहे हैं या उसकी बात को मान रहे हैं। तो कई बार जो मतलब ये जो एक तो एडल्ट और चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है, दूसरा एक पूरा जो कास्ट क्लास का भी रिलेशनशिप होता है। कई बार टीचर्स ऐसे कास्ट और क्लास से आते हैं जो ज्यादा डोमिनेंट होते हैं, और जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं वो संघर्षशील और बहुत ही ज्यादा मेहनत का समाज से आते हैं, पर उनका डोमिनेंस समाज में नहीं है। तो इन दोनों चीजों का मिक्स जब होता है तो एक रिश्ता भी बनता है, पर उस रिश्ते में प्यार भी होगा, पर उस रिश्ते में बहुत सारे अजम्पशंस भी होते हैं, बहुत सारा एक टीचर का जो अपना चाहे वो बहुत हम्बल भी है, इस कहानी में भी आप देखेंगे कि बहुत विनम्र है, पर एक अंदर से शायद एक अपना एक एरोगेंस है या अपनी बहुत सारी चीजों के प्रति एक ब्लाइंडनेस है। बच्चों के साथ वो दोस्ताना है, पर और शायद अभी भी बहुत सारी चीजें उसको बच्चों के जीवन के बारे में या उस जगह जहाँ वो आई है उसको सीखने की जरूरत है। और इस तरीके से जब जिस तरीके से चीजें होती हैं, तो बच्चे उसको, जब मुझे लगता है बच्चे उसको उसकी जगह दिखाते हैं, या बच्चे जब अपने बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं, तो वो पूरा जो बच्चे और उसका रिलेशनशिप है वो उल्टा हो जाता है। तो ये मुझे लगता है एक कहानी बच्चे और टीचर के बारे में है, पर ये कहानी समाज का भी, मतलब एक तरीके से समाज का भी एक रिफ्लेक्शन है, और किसको किसकी बात सुनने की जरूरत है, किसको एक नए नजरिए से चीजों को देखने की जरूरत है, जो कहानी में आते हैं। और मुझे लगता है कि जब ऐसी कहानियां लिखते समय आप खुद को भी एक्सप्लोर कर रहे होते हो, आप खुद की भी शॉर्टकमिंग्स को समझते हो, और कहानियां ऐसा ही करती हैं जहां आपका खुद का भी, मुझे लगता है, थोड़ा सा अहंकार और ये कम होता है। और क्योंकि ये सारे चीजें, मतलब ये एग्जैक्ट सिचुएशन नहीं हुई हो, पर ऐसी बहुत सारी सिचुएशन से बन के एक कहानी आती है। तो मुझे लगता है खुद की एज एन एडल्ट या आप जिस पोजीशन से आते हो उसकी क्वेश्चनिंग का भी इसमें एक थोड़ा सा भाव है।
मतलब लिखते समय नहीं लगता, पर जब बाद में आप पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि कहानी में क्या हो रहा है। और बच्चों का मतलब बच्चे आपको कई बार आईना दिखा सकते हैं, और उसको अगर आप कई बार एज एडल्ट हम उसको इंसल्ट के रूप में लेते हो। तो इस कहानी में एक चीज अच्छी है कि वो टीचर ऐसा नहीं कर पाती, या एटलीस्ट वो हो नहीं पाता, तो उसके लिए भी वो एक आईना है जहाँ पर वो बहुत सारी चीजों को समझ पाती है। तो इसीलिए बच्चों को मतलब बच्चे सवाल पूछते रहे। ये समाज क्योंकि काफी अनइक्वल है, तो इसमें जब तक बहुत सारे सवाल, और जिन लोगों को हमेशा मतलब हम चाहे वो क्लासरूम में हो चाहे कहाँ भी सवाल पूछने के मौके नहीं मिलते, जब वो सवाल पूछेंगे तभी शायद असली बदलाव आएगा। और वही शायद इस कहानी की छपछपाहट है। इस बच्चों की लड़ाई में टीचर थोड़ा बैक फुट पर थी या बैक स्टेज पर थी, या वो बच्चों के साथ खुलकर सामने नहीं आई, तो उस वजह मतलब इसको किस तरह से आपने लेने की कोशिश किया कहानी में? क्योंकि थोड़ा अलग सवाल। देखिए वो टीचर का तो उसमें कोई मतलब वो टीचर आई थी, वो अपना बच्चों के साथ खेल रही थी, उसके कोई स्टेक्स ही नहीं थे। अगर आप देखें तो मतलब वो उसने शुरू में ही कहा कि मैं 2-4 महीने यहाँ पे पढ़ाने आई थी। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मतलब जो अपने को लगता है कि हाँ जाएंगे कुछ करेंगे, पर वहाँ की जो परिस्थिति है मतलब अगर आप इसको अगर अब हम स्कूल का देखें तो वो बच्चों के लिए वो उन्होंने कितना श्रम किया था उस डब्बी को बनाने के लिए, उस श्रम के ऊपर कौन उस उनके श्रम की जगह पे उनको जाने नहीं दे रहा था। वो सारी चीजें इस टीचर का उसमें कोई स्टेक नहीं था। वो गई, वो चलो उसको नहलाने ले गए, वो भी चली गई, वो हो गया। पर जब वहां पे चीजें पलटने लगी तो एक तो उसकी समझ नहीं थी और दूसरा उसमें उतनी हिम्मत नहीं थी। वो भी मतलब ये और ये मुझे लगता है कि एक तरह से रिफ्लेक्शन भी है बहुत सारे लोगों का, खास करके जब ऐसी मतलब ऐसी जगहों में हम जैसे बहुत सारे मध्यमवर्ती लोग या जिन लोगों का कोई स्टेक नहीं है उस बदलाव के लिए, वो उसको नहीं तैरने को मिलेगा उस तालाब में तो क्या उसको 1 महीने बाद चले जाना है, तो उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। और वो भी उसको भी पता है कि जो लोग इन बच्चों को रोक रहे थे वही लोग हैं जो स्कूल के संस्थापक भी हैं या उस स्कूल को वो लोग चलाते हैं। तो जैसे उसने बोला भी कि भाई जिन लोगों के खिलाफ आप लड़ रहे हो वही तो मेरा वेतन देंगे, तो मैं उनके खिलाफ कैसे बोल सकती हूँ। तो कहीं पर बच्चे उसको मजबूर कर रहे थे कि आप जब इतना सही गलत के बारे में आप लोग सब बात करते हो तो आपको जब कोई स्टैंड लेना है तो आपको लेना पड़ेगा। मतलब ये मैं बड़ी बात बोल रही हूँ, कहानी में वो ह्यूमरसली आता है या उस ऐसे मतलब हल्के में वो कहानी एक लाइट हार्टेड वे में कहानी ये बात बोलती है, पर इसके नीचे का अब जब मैं भी उसको दोबारा ये पढ़ती हूँ या तो मुझे लगता है उसके नीचे का जो प्रिंसिप मतलब जो उसका मूल है वो यही है कि तो बच्चे उसको जब उसका कोई स्टेक नहीं है तो इसलिए वो पीछे हट जाती है, पर बच्चे उसकी वजह से पीछे या आगे नहीं हटते, वो उसको पीछे छोड़ के वो आगे बढ़ जाते हैं अपने हक के लिए और उसको भी कटघरे में खड़ा करते हैं कि भाई जब हमारी जरूरत थी तब तो आप थे नहीं, अब आप ताली बजाने आ गए जब हम जीत गए हैं तो आप पीछे रहो। तो ये जो मुझे लगता है कि ये बहुत एक ऑनेस्ट चीज है जो मतलब वो निकली और कम से कम उसमें उतनी ह्यूमिलिटी थी वो टीचर में कि फिर उसने भी बोला कि ठीक है, मतलब उसको भी उसका मतलब असलियत पता चली। अब वो कैसे बदलेगी, कैसे बच्चों का फिर से ट्रस्ट जीतेगी, वो उसके ऊपर है। हम एक ओपन डिस्कशन का राउंड जरूर रखेंगे इस चर्चा में, तो शायद साथी जो लोग जुड़े हुए हैं और प्रिंचन जी से कुछ सवाल उनके हों, पर जैसे मैं तो बिल्ली हूँ या चालबाज चिड़िया, ट्रिकी बर्ड जैसी कहानियां बच्चों के लिए काफी पसंदीदा फेवरेट बुक्स हैं। तो ये तो उस समय और सवाल शायद हम पूछकर इस चर्चा को रिंचन के सवाल का जवाब सुनने का कोशिश करेंगे। तो अभी हमारे पास शहीद स्कूल जो छत्तीसगढ़ रायपुर में स्कूल है, जो मजदूर संगठन के द्वारा चलाया जाता है ये स्कूल। वहाँ के बच्चों ने, क्योंकि शायद ये कहानी उसी परिवेश से निकली हुई एक कहानी है जहाँ पर मजदूर वर्ग के बच्चे इस स्कूल में आते हैं, तो वहाँ के बच्चों ने इस कहानी को अपने नजरिए से, अपने अनुभवों से
इसकी एक समीक्षा करने का काम किया है, प्रयास किया है। तो अभी हम शहीद स्कूल के बच्चों और शिक्षकों के द्वारा इस समीक्षा को सुनते हैं। मेरा नाम है रुचिका पाठक और मैं कक्षा 6 में जाने वाली हूँ। कहानी पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा और कहानी में जो मेन कैरेक्टर थी वो थी बाई, और बाई जो की थी वो एक टीचर थी। और तुमको कैसे लगा कहानी पढ़कर? अच्छा लगा। उसमें कुछ गलतियां थी, जैसे कि चित्र में ना, तो बाई जब नीचे उतरी ना तो चित्र का मतलब उसको डायरेक्ट दिखा दिया सीधा नीचे खड़ी है, ऐसा पता नहीं चला कि नीचे खड़ी है कि उसमें चढ़ने वाली है कि उतरने वाली है, समझ नहीं आया। मैं एक ऐसी टाइप की किताब पढ़ी हूँ, वो बाबा राव अम्बेडकर का था, भीमराव अम्बेडकर का था। भाषा में जो हम लोग जैसे हिंदी बोलते थे वैसे हिंदी भी है, और जैसे छत्तीसगढ़ी बोलते हैं वैसे भी एक है, डबली है, वो छत्तीसगढ़ी टाइप है थोड़ा सा। एक हिस्सा में पढ़ के सुना रही जो मेरे दिल को छूते। लेकिन एक संगठन ने वो डबली किसानों के लिए बनाई थी, मगर श्रमदान तो हमने भी किया था। हमने भी बांध बनाने के लिए पत्थर उठाकर पहुंचाए थे, और अब किसान यहाँ तक कर रहे हैं कि हम इसका उपयोग नहीं कर सकते, मगर पूरी किसान तुम्हारे पालक हैं। हो गया। मेरा नाम तृप्ति पाठक है, कक्षा 6 में मैं भी हूँ। मैं अपने गली के बारे में बता रही हूँ। जब मैं अपने गली पे पानी भरती थी ना, तो मैं डब्बा अगर लगा दी थी, पर उसका बारी था और डब्बा मैं लगा दी, नल खाली जा रहा था, तो मैं डब्बा लगाई तो मेरा डब्बा हटा दिया। तो मैं बोली क्यों हटाए मेरा डब्बा, मैं आपका डब्बा को हटाऊंगी तो आपको कैसे लगा। फिर एक दिन ऐसे कि मैं उसका डब्बा लगा तो मैं हटाई ना, तो मेरे से झगड़ा कर रही थी। मैं बोली कि आप तो मेरा डब्बा हटा लेते हो और मैं आपके डब्बा हटाई, तो अब क्या हुआ ऐसा, तो बोली ना। तो वो मेरे से झगड़ा करने लगी और ना मेरे घर के समस्या उतारी। जब मेरे घर में जब झगड़ा होता है ना, तो मेरे घर में झगड़ा होता है तो मैं बोलती हूँ झगड़ा मत करो करके। तभी से मेरे घर पे झगड़े होते थे। हक को पूरा करने जा रही थी ना, जो मेरे घर पे मैं बोलती मत होना करके, तभी से मेरे घर पे झगड़ा होते थे। और मैं अपने घर पे झगड़ा, जब मेरे पापा दारू पी के आते हैं और दूसरा घर के पास हो जाते हैं, मैं अपने हक दारू मत पियो करके बोलती थी, तभी से पीते थे। और मेरे को ना जब बच्चे लोग ना वो क्या बोलते चक्का जाम करने जा रहे थे ना, उसको मेरे को दिल लाजवाब। मैं टीना बोल रही हूँ। मित्रों की कक्षा कहानी पढ़ काफी अच्छा लगा। यह कहानी एक संस्थात्मक सोच से जुड़ा हुआ है और इससे बच्चे को मतलब बच्चा अपना कुछ संगठन बनाकर अपनी मांग रखे थी इस कहानी में। और हम भी एक तरह के संगठन से जुड़े हुए हैं और जिस संगठन से जुड़े हुए हैं वहाँ पढ़े भी हैं और अभी वहाँ काम भी कर रहे हैं। इस तरह की कहानी भीमायन ने बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में पढ़े थे। वे भी अपने हक के लिए संघर्ष किए।
इस कहानी में मेन किरदार बच्चे और भाई, मतलब जो बच्चे के टीचर थे वे थे दोनों। इसमें का जो भाषा था वो काफी मतलब अच्छा लगा, क्योंकि हिंदी तो था ही उसमें, मगर कुछ शब्द ऐसे थे जो हम यहाँ छत्तीसगढ़ में भी रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं। मतलब काफी सारी चीजें थी, मतलब समझ में अपने आप से रिलेट कर पाए। तो जो मेन शब्द था वही था कि मतलब डबरी और चक्का जाम और जो खुसुर फुसुर, तो इसको हम लोग आए दिन मतलब इस्तेमाल करते हैं। तो चीज हम मतलब हमको पढ़ने में भी मजा आया कि हाँ, कि इन शब्दों का भी एक रूप से महत्व है। नहीं तो ज्यादातर कई लोग बोलते हैं कि हाँ छत्तीसगढ़ी शब्द मतलब समझ में नहीं आता ये वो ऐसे करके, तो वो अच्छा लगा कि हाँ वो शब्द भी किताब में आया है ऐसे करके। और चित्र भी अच्छा लगा, क्योंकि ज्यादातर हम अक्सर किताब जो पढ़ते हैं उसमें सभी चित्रों को एकदम साफ सुथरा पूरा नियम कायदा जो चित्र बनाने के लिए उपयोग होता है वैसे ही करते हैं, मगर इसमें जो चित्र थे वो हमारे मतलब जिस बस्ती में हम लोग रहते हैं वो वैसे टाइप की ही मतलब बच्चे दिखते हैं। तो अच्छा लगा कि चलो ऐसा तो नहीं है इस किताब में कि हाँ थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया हो चित्र को भी। वो अच्छा लगा कि अपने ही तरह है लोग ऐसे करके। और जो इसमें एक हिस्सा था कि जो मतलब मुझे पर्सनली दिल को छू गया, कि अक्सर हम किसी भी प्रकार का वही किताब पढ़ते हैं तो उसमें मतलब मांग भी रखते हैं, तो ऐसा मांग रखते हैं जो मतलब थोड़ा बड़ा बड़ा हो और जो आ, क्या बोला जाए उसको, मतलब बहुत बड़ा व्यापक रूप में वो मांग को रखा जाता है। मगर इस किताब में छोटे से मतलब छोटा तो नहीं है वो बच्चों के लिए, मगर ऐसे ही नॉर्मल अगर देखा जाए तो मतलब एक छोटा ही माना जाएगा कि बच्चे वही एक डबरी के लिए वही अपना एक संगठन बना रहे हैं और उसमें उनको ये भी पता है कि हाँ वो लोग अपना श्रम दान किए हैं, तो उनको उस चीज में हक है वहाँ खेलने का तैरने का जो भी करने का। तो ये चीज अच्छा लगा। नहीं तो नॉर्मली हम जो बाकी किताब पढ़ते हैं उसमें ऐसी चीजों के बारे में इतना गहराई के बारे में नहीं सोचा जाता, तो काफी अच्छा लगा। और आ, ऐसी किताबें मतलब बहुत कम होती है, तो ये भी था कि मतलब हाँ और भी ऐसी किताबें होनी चाहिए जो बच्चों को मतलब अपने आप से और अपने जो काम है या उनके जीवन से उनसे जोड़ सके। और हम भी मतलब एक संगठन की ही है, तो मतलब शुरू से देखते आ रहे हैं कि संगठन में किस तरह से काम होता है, मगर जो संगठन में भी होता है वहाँ मतलब बच्चों को उतना ज्यादा उसमें नहीं लिया जाता है। भले ही मतलब कुछ रैली में जा रहे हैं तो वहाँ बच्चे जाते तो है, मगर उसके बारे में उतना जानकारी नहीं होता है बच्चों को। तो ये चीज भी अच्छा लगा कि मतलब यहाँ बच्चे खुद अपना संगठन बना के काम कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं। नहीं तो नॉर्मली ऐसे में मतलब बच्चे जो है वो अपने बड़ों के विरोध करके नहीं करते हैं, अपने जो परिवार वाले हैं उनके ही नीचे रहकर अपना जो काम करते हैं। तो हाँ, ना तो मैं आपने बहुत अच्छे से कहानी को पढ़ा और उसके अलग अलग, क्योंकि अलग अलग हिस्से अलग अलग बच्चों को या अलग अलग लोगों को इंटरेस्टिंग लगते हैं, रोचक लगते हैं। तो आपने एक बात बहुत बोली कि ये बच्चों को ये कहानी एक तरह से बच्चों को भी एक व्यक्ति के तौर पर प्रस्तुत करती है, ना कि बच्चों को बच्चों के रूप में। तो ये एक बड़ी बात आपने अपनी समीक्षा में कही है कि बच्चों को भी सारे चलने वाले ही नहीं होते, वो खुद से भी सोचने वाले, खुद से समझकर निर्णय लेने वाले व्यक्ति भी होते हैं। तो उस तरह से ये कहानी बच्चों को प्रस्तुत करती है, वो भी एक अपने अपना एक अलग तरह से एंगल प्रस्तुत किया। शुक्रिया आप सभी का। अभी हम हेलो, लोकेश भाई, सॉरी, हेलो। मैं भी कुछ बोलना चाहती हूँ। मैं चंचल शहीदी स्कूल से। जी जी जी, चंचल बोलिए। हाँ, तो विद्रोह की छचक कहानी को पढ़कर तो काफी अच्छा लगा। और भी मतलब उसमें भाषा, बच्चों की जो भाषा को लेकर जो मतलब लिखा गया है उससे बच्चे लोग काफी जुड़ाव बनता है बच्चों का। तो वो तो मुझे बहुत ही सुंदर लगा। और इसमें ये भी है, इसमें तो मतलब सिर्फ डबरी में तैरने की बात है ना, मगर इस कहानी को पढ़कर जो दूसरे बच्चे हैं उसको भी बहुत मतलब प्रोत्साहन भी मिलेगा कि मतलब सिर्फ नहाने की ही बात नहीं है, और कई चीजों में बच्चों की मांगे होती है जो कि मतलब नहीं रख पाते हैं, क्योंकि मतलब ये लगता है कि बड़े ही जो भी कहते हैं करते हैं वही सही होता है, हम लोग तो बच्चे हैं।
मतलब हम तो मतलब आगे का फैसला ही नहीं ले पाएंगे। मतलब ऐसी बच्चों का वो सोच आता है ना कि हम लोग का तो कोई इसमें हक ही नहीं बनता, बड़े लोग बनाए हैं हम। मतलब ये रहता है कि हमारा भी उसमें हिस्सा है, हमारा भी मतलब उसमें श्रमदान है। फिर भी से मतलब ये सोच भी नहीं पाते कि हमको भी उसमें मतलब अपने हक के लिए बोलना चाहिए करके। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा, चाहे वो नहाने के लिए हो, चाहे अपने मनपसंद की कपड़े पहनने के लिए हो, चाहे वो घूमने के लिए हो। तो इसमें जो दूसरे बच्चों के लिए मतलब वो प्रोत्साहन की बात होती है इस कहानी को लेते हुए। क्योंकि मैं भी मतलब एक टाइम के लिए उस टीचर के मतलब इस कहानी को जब पढ़ी तब फिर मतलब कुछ चर्चा हुआ तो उसमें मैं सोच रही थी कि मैं भी उस टीचर के मतलब उस टीचर की जगह पे होती तो फिर मैं भी बच्चों का मतलब इसमें तो बच्चों का साथ नहीं दी टीचर, मगर मैं सोच रही थी कि मैं होती तो मैं साथ देती करके। मगर मुझे लगा कि मैं भी एक महिला हूँ, मैं भी समाज का हिस्सा हूँ, तो कहीं ना कहीं मुझे भी मतलब चाहे समय का बंधन हो, चाहे घर वालों का हो, या मतलब कुछ ना कुछ रूप में मेरा भी मतलब पैर को बांधने का या फिर मतलब कुछ ना कुछ रूप में रोकने का प्रयास करेगा करके। मतलब वही सोच रही थी कि इस जगह पे मैं होती तो मैं खड़े हो जाती, वो आसानी से सोच रही थी। मगर बाकी चीजों को भी सोची तो लगा कि नहीं, बहुत मुश्किल भी होता। और मतलब इसमें ये है कि बच्चे ने अपना आवाज उठाया बड़ों के सामने कि ये हमारा हक है, हमारा अधिकार है करके, और अच्छे से उसको बड़े लोग भी मान गए। तो मुझे ये काफी अच्छा लगा, क्योंकि ज्यादातर बड़े लोग अगर आगे आते तो फिर उतना मतलब शायद संभव नहीं हो पाता। मगर इसमें जो बच्चे लोग अपनी आवाज रखे, अपना बात रखे, तो आसानी से भी हो गया और बड़े भी सोचने लग गए ना। तो मुझे ये बहुत अच्छा ही लगा। बस इतना। और एक चीज और कि मतलब जैसे एक तो भीमायन में पढ़ी हूँ जो बच्चों की हक के बारे में लिखा हुआ है, और इस कहानी में पढ़ी हूँ तो और कहीं पे ये दिखता भी नहीं है कि मतलब बच्चे भी अपना मांग रख सकते हैं करके ना। ज्यादातर देखा जाता है कि बहुत सारी किताबों में ही देखा जाता है कि बड़े ही अपना मांग रख सकते हैं, छोटों का तो कुछ रहता ही नहीं है उसमें। मगर इसमें मुझे काफी अच्छा लगा, और इसमें बच्चे ही मेन किरदार के रूप में आए, वो तो काफी सुंदर ही लगा। क्योंकि इसमें टीचर भी उनका साथ नहीं दी, फिर भी से वो डट के लगे रहे ना कि चाहे टीचर हो या ना हो, बड़े हो ना या ना हो, मगर हम तो अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं ऐसे करके। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, की प्रेरणा मिली इससे। बस थैंक यू। थैंक यू चंचल। अपने कहानी का के बारे में जो बोला वो अलग अलग तरह से सब लोग अलग अलग तरह से कहानी को उसकी समीक्षा कर रहे होते हैं, उससे सीख ले रहे होते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया सभी बच्चों का, जो सभी साथियों का जो जुड़े समीक्षा की। अभी हम लोकेश भाई के पास चर्चा को लेकर चलते हैं। लोकेश भाई, थोड़ा हम ये क्योंकि एक अलग तरह का कहानी है जिसमें बच्चे मेन किरदार हैं और बच्चे एक अलग एक बड़ी उनके नजरिए से और वैसे भी एक बड़ी लड़ाई जीतने का एक भाव है उस कहानी के अंत में। आपने ये जैसे नन्हे बच्चों का एक विद्रोह इस कहानी में है, इसको चित्रांकित करना में किन चीजों का आपने ख्याल रखा? क्या आपको कठिनाइयां आई उस परिवेश को विजुअलाइज करने में, या क्या क्या सोचा आपने? थोड़ा सा हमें शेयर करें आपके अनुभव, इस पूरी यात्रा जो आपने इस कहानी को चित्रांकित किया इस दौरान की।
जी शुक्रिया। सबसे पहले तो मेरी आवाज आ रही है आप सबको? जी जी हाँ। हाँ, तो सबसे पहले तो मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा मुस्कान का और आप सभी साथियों का कि मुझे ये बुक बनाने के लिए आपने बुलाया, इनवाइट किया। और खास तौर से रिंचिन और महीन का, रिंचिन के साथ मैंने पहले भी उनकी कहानियों पे चित्र बनाए हैं, इलस्ट्रेशंस किए हैं। और मुझे पूरी बुक नहीं बनाई थी, पहली बार मैं उनकी कहानी पे पूरी बुक एक मैंने बनाई है, कॉमिक्स बनाई है। लेकिन रिंचिन की कहानियां, जैसे कि हम में से कुछ जिन्होंने रिंचिन की कहानियां पढ़ी है, हम सभी जानते हैं कि जिस तरह से रिंचिन बचपन, अलग अलग तरीके के बचपनों को हमारे सामने लेकर आती है उनकी कहानियों में, वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये भी होती है कि जैसे अभी भी जब कुछ बच्चों ने रिव्यू दिया और टीचर ने भी रिव्यू दिया बुक का, तो ये भी एक अपने आप में इम्पोर्टेंट चीज है। जब हम सब किताब बना रहे होते हैं कि भले ही हम इसको एक चिल्ड्रंस बुक बोलते हैं, पर चिल्ड्रंस बुक का, बच्चों की किताब केवल बच्चों की किताब नहीं होती है, लेकिन उसको सभी उम्र के लोग अपने अपने तरीके से उसमें एंटर होते हैं और अपने अपने नजरिए से उसको देखते हैं और पढ़ते हैं। तो वो भी एक बात अभी ऑलरेडी हमारे सामने नजर आई यहाँ पर कि टीचर ने अपने तरीके से उसमें एंट्री ली और बच्चों ने अपने तरीके से एंट्री ली उसमें। सो ये सब बोलते हुए मैं एक बात, मैं सोच रहा था, मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करते हुए शायद इस बारे में बात करना चाहूंगा। तो मैं जस्ट, मुझे 1 सेकंड दीजिए, 1 मिनट दीजिए, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी ओके, ठीक है। तो मैं यहाँ से मैं अपनी बात आगे बढ़ाता हूँ, तो क्योंकि मुझे लगा शायद मैं विजुअल्स के साथ काम किया है, तो मैं विजुअल्स के थ्रू बात करूंगा तो शायद ज्यादा बेहतर होगा समझाने में भी और अपनी बात रखने में भी। तो एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब ये रिंचिन की ये कहानी मुझे महीन ने जब दी, महीन ने मुझे बोला कि ये कहानी है रिंचिन की जो तुम करना चाहोगे, तो ऑफ कोर्स मैं रिंचिन की कहानी करना ही चाहता था। लेकिन जब ये कहानी पढ़ी तो कहानी जिस तरह से लिखी हुई थी, उसका जो प्लॉट था, उसका जो आधार था पूरा कहानी का, वो अपने आप में इस तरह से था कि वो एक मुझे पढ़ के लगा कि एक अच्छी कॉमिक्स बन सकता है, एक तरीके की कॉमिक्स का स्ट्रक्चर था उस कहानी के अंदर। तो जब मैं कॉमिक्स के स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ तो एक होती है इलस्ट्रेटेड बुक्स, जिसमें कि हम कहानी के साथ साथ उसके कुछ हिस्सों को हम इलस्ट्रेट करते रहते हैं, उसके कुछ खास हिस्से को चित्रकार जो उसको पसंद आता है या इम्पोर्टेंट लगता है, उन्हीं कुछ हिस्सों को पूरे पेज पे या पेज के कोने पे वो रखता है और कहानी बढ़ती रहती है। जबकि कॉमिक्स एक माध्यम है, एक मीडियम है, और एक ऐसा मीडियम है, इलस्ट्रेटेड मीडियम, जिसमें कहानी पूरे टाइम चित्रों के साथ चलती रहती है, फ्रेम दर फ्रेम और सिक्वेंशियल, ऑलमोस्ट एक तरीके की सिनेमा की तरह ही होता है कि जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे मोमेंट्स भी दिखाने की क्षमता उसमें ज्यादा होती है। एक बहुत इंटरेस्टिंग मीडियम है और इफेक्टिव मीडियम है। तो जब मुझे ये कहानी मिली, इस कहानी में इंटरेस्टिंगली ये कहानी डायलॉग फॉर्मेट में थी, तो जो कि कॉमिक्स बनाने में अपने आप में एक इम्पोर्टेंट आधार होता है। और इसमें कई तरीके के किरदार हैं पूरी कहानी में, टीचर से लेके, बच्चों से लेके, गांव के उनके जो पेरेंट्स हैं और बाकी के जो लोग हैं, और लैंडस्केप। सो एक बहुत बड़ा, एक ऐसा विस्तृत, एक ऐसा पूरा परिवेश है और लोग हैं, जो कि ये डायलॉग और लोग मिलकर एक बहुत एक पॉसिबिलिटी थी कि इसको कॉमिक्स में तब्दील किया जा सकता है। और जब हम कॉमिक्स के बारे में सोचते हैं तो फिर ये भी एक क्वेश्चन आता है कि कॉमिक्स क्यों इफेक्टिव है, या क्या उसके इफेक्ट क्या रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा किस तरीके की कॉमिक्स से, जब मैं खुद छोटा था, जब मैं 5वीं 6वीं में था से लेके 10वीं तक, जो 80 का और 90 का जो दशक था, 80s और 90s के टाइम में, जो कि कॉमिक्स के लिए बहुत ही एक रिच टाइम माना जाता है पॉपुलर कॉमिक्स के लिए। और मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, मैं भी भोपाल में रहा हूँ, तो हिंदी कॉमिक्स जो मैंने देखी है, तो उस समय मैंने किस तरीके की कॉमिक्स देखी, और आज क्यों हमें इस तरीके की कॉमिक्स बनाने की जरूरत है, कहीं उसके बारे में बात करते हुए मैं थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ, जब ये कॉमिक्स से हम लोग पढ़ रहे थे।
और जैसे कि यहाँ मैं जो दिखा रहा हूँ वो अमर चित्रकथा की एक कृष्ण लीला करके कॉमिक्स है। तो ऐसा नहीं है कि अमर चित्रकथा के पहले कॉमिक्स से नहीं बन रही थी, और वो हम सब पढ़ भी रहे थे। फैंटम है और मैंड्रेक है, कई तरीके के किरदार थे। लेकिन अमर चित्रकथा के साथ कहीं एक बहुत बड़े तौर पर भारतीय कहानियों को लेके चित्रकथा है, या फिर जिसको कि कॉमिक्स बोला जाए, वो उसकी शुरुआत एक तरीके से हुई इतने बड़े तौर पे। और जो अनंत पाई है उन्होंने इसको शुरू किया था। तो मैं उस हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इसके जब ये भारत के या इंडिया के, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब ये इस तरह की कॉमिक्स की शुरुआत हुई, तो उसके अंदर क्या हुआ और हम लोग क्या पढ़ के बड़े हो रहे थे उस समय, और इतना इफेक्टिव तरीके से वो बच्चों तक पहुंच रहा था। और बहुत सस्ती भी होती थी ये किताबें, और लाइब्रेरीज भी होती थी जहां पर आप 25 पैसे 50 पैसों में ये किताबें ये कॉमिक से मिला करती थी। तो इसके अंदर जब अनंत पाई जो इनिशियली जो चाहते थे, और वो धीरे धीरे निकल के भी आया कई सारी कॉमिक्सों में, उन्होंने जो सारी कॉमिक्सें बनाई, कि एक इस तरीके का भारत दिखाना चाहते थे जिसकी कहानियां वो हैं जो कि हिंदू माइथोलॉजीज में, हिंदू अपर कास्ट माइथोलॉजीज से आती हैं। और उन्होंने इतनी सारी सीरीज निकाली इनकी अलग अलग, कि जो उस समय जो भी बच्चे ग्रो हो रहे थे जिन तक, और ये कॉमिक्स एक्चुअली कई सारी भाषाओं में भी पब्लिश हो रही थी, मराठी, हिंदी, तमिल, कई सारी भाषा, इंग्लिश में भी। तो ये कई सारे बच्चों तक भी पहुंच रही थी उसके कारण। तो जैसे कि मैं एक चित्र दिखा रहा हूँ आपको, ये एक अमर चित्रकथा के ही एक अंक से आता है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे जो रिप्रेजेंटेशन है उसके अंदर जो दैत्य का, और जो कि प्रॉब्लमेटिक हमें हमेशा से लगता, जब हम कई सारे अपने प्रश्नों को सोचते हैं कि हम किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वो कौन है, और वो किस तरीके से हम उसको बना रहे हैं। तो उस नजरिए से जब मैं इनको देखता हूँ, तो मुझे बहुत ही सारे प्रश्न पैदा होते हैं कि इसके बारे में दोबारा कैसे सोचा जाए। कौन है ये राक्षस जिसको एक देवता अपने पैरों के नीचे दबा रहा है या कुचलने की कोशिश कर रहा है? ये स्किन का कलर, ये बड़े बड़े दांत क्यों इस तरह से, जिसके ऊपर लोग हंस भी रहे हैं। ये जो हंस रहे हैं वो किस कास्ट से आते हैं, ये किस ट्राइब से आते हैं, और जो अग्नि में जल रहा है, आग में जलाया जा रहा है, वो किस ट्राइब से आता है। तो वो एक सोचने की बात है। उसी इसमें मैं आगे ये दूसरी एक कॉमिक्स दिखा रहा हूँ, अमर चित्रकथा। तमाम कई तरीके की कॉमिक्स से आई। अब आपको देख के अंदाजा ही हो रहा होगा। अब जैसे इसमें अमर चित्रकथाएं जब आ रही थी, तो ये मिडिल क्लास में बहुत फेमस हुई, क्योंकि मिडिल क्लास और अपर कास्ट में खास तौर से, क्योंकि लगता था कि ये हमारी वैल्यू सिस्टम के बारे में है, ये कहानियां, ये हमारी उन माइथोलॉजीज के बारे में जो हर बच्चे को पढ़ना चाहिए। तो जस्ट एक यहाँ मैंने उसी का एक चित्र, वापस से एक पेज खोला है कि क्या है वो वैल्यूज जो हमें दिखाने की कोशिश की जा रही थी उस समय। कौन है, किस तरीके के कॉन्टेक्स्ट को यहाँ पर रखा जा रहा था। ये सब हम जब दोबारा ध्यान से इन्हें देखने लगते हैं, तो हमें समझ में आता है कि ये चीजें इतनी कोई बहुत सोच समझ के की गई चीजें हैं और तैयार की गई चीजें हैं ये। तो एक तरफ जहां पर ये माइथोलॉजीज, अपर कास्ट माइथोलॉजीज खासतौर से, वैष्णव माइथोलॉजीज खासतौर से आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ हिस्टोरिकल फिगर्स के भी सीरीज उन्होंने काफी बनाए। मैं यहाँ शिवाजी दिखा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने टिप्पू सुल्तान की भी कहानियां हैं उसमें, अकबर बीरबल की भी हैं, वो सब भी आई। लेकिन ये खास दौर साइमल्टेनियसली शुरू हुआ जिसमें पूरा एक नेशनलिज्म के अंदर उनके जो हीरोज रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं ये साथ में लाने की कोशिश करते रहे, एकजुट भारत दिखाने के लिए। मैं वहां से स्किप करके दूसरी सीरीज पे आता हूँ, एक दूसरे पब्लिकेशन में, जो कि अगेन ये हिंदी की कॉमिक्स है, राज कॉमिक्स, जो कि 90 के दशक में बहुत फेमस हुई बच्चों के बीच में। और
इन्होंने कुछ एक अलग रुख अपनाया जिसमें इन्होंने काफी अमेरिका के जो सुपर हीरोज हुआ करते थे कहीं ना कहीं उनसे प्रेरणा लेते हुए उन्हें अपने जो माइथोलॉजिकल जो हीरोज हुए हैं जो उनके साथ मिलाकर कोई नए किरदार तैयार करने की कोशिश की। और जैसे कि ये एक किरदार है सुपर हीरो नागराज इसका नाम है, जिसके पास सांपों की शक्तियां हैं और वो एक स्पाइडरमैन की तरह उसकी कलाई से सांप निकलते हैं ड्रेस। और जैसे इसका इवन जो कवर है जो एक टाइटल है लाल मौत, मतलब कई बार अब हम देखते हैं तो हमें सोचने को मजबूर करता है कि ये लाल मौत कहकर क्या, कौन है ये लाल मौत जिससे ये हीरो लड़ रहा है। एक दूसरा कॉमिक्स है डोगा। डोगा हिंदू है जैसा इवन टाइटल दिखा रहा है उसका। डोगा अपने आप में एक सुपर हीरो दूसरा हुआ जो कि जिसके अराउंड बहुत सारी कॉमिक्स से आई। तीसरा एक सुपर हीरो मैं दिखा रहा हूँ उसी दौर का कॉमिक्स के अंदर, जो कि सुपर कमांडो ध्रुव के नाम से जाना जाता है, फेमस हुआ। अब जब इन तीनों को भी आप देखते हैं तो सबसे पहले सीधी सीधी बात है कि वो एक मेल बॉडी है जो आपके सामने नजर आती है, लेकिन ना केवल पुरुष की वो एक मेल बॉडी नजर आती है, वो किस तरह की बॉडी है जिसे शायद बच्चे देखना चाहेंगे या आप उनकी चाहत भी बना रहे हैं। इस तरीके के जब आप विजुअल्स जब क्रिएट करते हैं तो आप एक्चुअली डिजायर भी क्रिएट करते हैं कि आप कैसा होना, या तो आप वहां पर अपने आप को मौजूद ही नहीं पाते या फिर आप उस जैसा हो जाना चाहते हैं। तो विजुअल्स के साथ ये एक चीज बहुत जुड़ी हुई होती है। तो ये सब चीजें मैं पिछले कुछ समय से जब मैं दोबारा देख रहा था और काफी कुछ पढ़ता हूँ, कुछ दोस्तों से बात करता हूँ, तो लगातार सोचने पे मजबूर होता हूँ कि क्या हो रहा है इन कॉमिक्सों के अंदर और किस तरह से ये इतनी इफेक्टिवली बच्चों के अंदर पहुंच चुकी थी। और तो एक चाचा चौधरी करके एक कैरेक्टर है जो कि कार्टूनिस्ट प्राण था, जो कि काफी फेमस कैरेक्टर है, बहुत ही पॉपुलर कैरेक्टर है और शायद मुझे लगता है काफी सारी भाषाओं में ट्रांसलेशन भी हुआ है इसका। अब मतलब अब कॉमिक्स क्या क्या कर सकती है, ये जैसे हम सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉमिक्स की भाषा कितनी इफेक्टिव है और हमें उसके साथ कुछ सोचना चाहिए एक्टिवली करने का। ये केवल ऐसा नहीं कि केवल हम सोच रहे हैं, कुछ लोग ऑलरेडी इसके लिए बहुत कुछ आगे सोच के बहुत कुछ कर चुके हैं, क्योंकि अभी जो चाचा चौधरी का बिल्कुल नया वर्जन जो आया है वो मैं दिखाता हूँ आपको। क्योंकि ये चाचा चौधरी इतना पॉपुलर कैरेक्टर है, तो जहां पॉपुलैरिटी है वहां एक दूसरा कैरेक्टर डेफिनेटली सबसे पहले पहुंचेगा और वो है मोदी। तो एक नई कॉमिक्स लॉन्च हुई है चाचा चौधरी एंड मोदी, मुझे लगता है और भाषाओं में भी होगी। मैंने यहाँ बगल में इसके कुछ विवरण भी लिखा है। तो ना केवल इस फॉर्म को यूटिलाइज किया जा रहा है इसकी इम्पोर्टेंस समझते हुए कि ये कहाँ कहाँ पहुंच सकता है, किस उम्र तक पहुंच सकता है और कितने इफेक्टिव तरीके से पहुंच सकता है, बट उसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस किया जा सकता है उसके बारे में किस तरह से सोचा जा रहा है। तो ये जो कॉमिक्स है मैं बताऊंगा आपको कि ये एक्चुअली सर्व शिक्षा अभियान के अंदर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है और ये उनकी जो लाइब्रेरीज है अक्रॉस जो स्टेट में जो स्कूल्स हैं उनमें एक एडिशनल रीडिंग की तरह रखी जा रही है, रखने की बात हुई है। और इसमें चाचा चौधरी जो कैरेक्टर है वो जो मोदी की जो गवर्नमेंट के अंदर लीडरशिप के अंदर जो पॉलिसीज है उनकी बात करते नजर आएंगे। तो हम समझ सकते हैं कि मीडियम अपने आप में बहुत मीडियम की ताकत बहुत होती है और उसे लोग कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो शायद हमें भी सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से एक मीडियम का और भी किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी में एक आगे है बाल नरेंद्र, जो कि ये भी कुछ समय पहले शायद पिछले साल या 2 साल पहले नरेंद्र मोदी के बचपन से लेके उनका कैसे उनका एक काइंड ऑफ बायोग्राफी जैसा एक कॉमिक्स आया है और इसके बारे में कई लोगों ने बहुत मजाक भी बनाया है, कई सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस ने काफी कुछ कहा भी है इसके बारे में।
वो अपनी जगह, लेकिन क्या क्या इस मीडियम के साथ हो रहा है। तो जब इस मीडियम के साथ ऐसा सब ऑलरेडी हो रहा है, तो हम सब जो आज इस टॉक में भी जुड़े हुए हैं और अपने अपने लेवल पे कई सारी चीजें कर रहे हैं, तो इतना जरूर समझ में आता है कि कॉमिक्स मीडियम से काफी कुछ किया जा सकता है। तो क्यों ना हम सब भी अपनी बातें इसके अंदर रखें और करें। तो ये सोचते हुए, जब जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि ये कहानी मुझे बहुत उपयुक्त लगी, और जिस तरह की प्रश्न रिंचिन उनकी कहानियों में लेकर आती हैं, तो मुझे और भी स्ट्रांगली लगा कि ये तो कॉमिक्स बननी चाहिए। शायद मुझे लगा कि शायद ज्यादा इफेक्टिव हो सकती है अगर कॉमिक्स की तरह निकल कर आएगी। तो मैं इसके आगे बढ़ूंगा तो मैं थोड़ा सा अपनी प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे मैंने ये बनाई, और अगर मुझे समय लग रहा हो तो आप मुझे बीच में टोकिएगा, बताइएगा अगर समय जा रहा हो तो। नहीं ठीक है लोकेश भाई, अभी ठीक है। समय ज्यादा हो जाए तो ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो मैं थोड़ा सा कॉमिक्स क्रिएशन जो है और उसकी प्रोसेस क्या रही, मैं उसके बारे में बताता हूँ। कॉमिक्स वैसे तो कोई भी किताब, लेकिन खासतौर से मैं कॉमिक्स की बात करूं तो कॉमिक्स में बहुत जरूरी हो जाता है कि आप फाइनल वर्क बनाने के पहले, खासतौर से इस तरह का जब प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, तो एक कच्चा चिट्ठा तैयार किया जाए, पहले एक रफ ड्राफ्ट बनाया जाए जिसमें पैनल दर पैनल पूरी कहानी को छोटे हिस्सों में बांटते हुए और उसको सहूलियत के साथ आगे बढ़ाया जाए और उसको चित्रों में बांटा जाए, और हर पैनल में कहा उस डायलॉग के हिसाब से क्या घटना घट रही है उसकी डिटेल्स को दिखाया जाए। और इसका एक रफ ड्राफ्ट तैयार करके सबसे पहले जो राइटर है, तो मेरी प्रोसेस ये रही थी, मैंने जब कच्चा चिट्ठा बनाया तो मैंने जो रिंचिन है राइटर हैं जो, और महीन जो कि एडिटर बोर्ड में इसमें रही हैं, और भी कई साथी रहे होंगे, तो जब मैंने शेयर किया तो उन सब ने ये देखा, और जब ये देखा तो ये इससे बहुत सारी हेल्प हुई, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें बताई कि क्या क्या हो सकता है, क्या बदला जा सकता है, और मुझे भी सोचने पे मजबूर किया कि क्यों बदला जा सकता है कुछ चीजें। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे ये एक रफ ड्राफ्ट है जहां पर तो मैं थोड़ा सा कहानी के बारे में बता दूं कि पूरी कहानी नहीं बता रहा, लेकिन कहानी में कुछ ऐसा होता है कि एक ये जगह है जहां पर बड़ी मुश्किल से ये हमारी जो पात्र है, जो बाई है, वो एक टीचर है, वो पहुंचती है एक भरी हुई जीप में, वहां प्रॉपर रोड भी नहीं है, और वहां एक स्कूल में वो आई है जहां पर वो कुछ दिन रहेगी, और बच्चों को वो शायद वर्कशॉप लेने आई है, जो जैसे कई बार हम में से कई लोग करते हैं, हम लोग शहरी जगहों से जाकर हम वर्कशॉप्स लेते हैं। तो होता यह है कि जब वो वहाँ वर्कशॉप लेने जाती है तो ऑफ कोर्स जो बाहर से आता है, जैसा कि रिंचिन ने बोला, उसका इफेक्ट ज्यादा होता है उतने छोटे पीरियड के लिए। तो बच्चे अपने टीचर्स को रोजमर्रा जिनसे मिल रहे हैं उनको छोड़ के वो उस टीचर से थोड़ा ज्यादा जुड़ जाते हैं उतनी देर के लिए, क्योंकि वो शायद कुछ नया ला रही होती है। तो ऐसा ही इसमें भी होता है, लेकिन आगे कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें कि जैसे कि रिंचिन ने बताया कि वो टीचर जो बाई है, जब वो बच्चों के साथ उस लैंडस्केप को एक्सप्लोर करने जाती है, और वहाँ एक डबरी है जो पानी की को रोका जाता है, जब वो बच्चे वहाँ खेलते हैं, तो उसके बाद कुछ ऐसे डेवलपमेंट होते हैं कहानी में जिसमें वो बच्चों के साथ खड़ी नहीं हो पाती, और बच्चों के ऊपर कुछ आरोप आते हैं जिससे बच्चे लड़ना चाहते हैं। तो ये कहानी उसके बारे में है। तो जब ये चित्र मैंने उसमें का एक बनाया जिसमें कि बच्चे जब डबरी में पानी में जब तैर रहे हैं तो पानी खराब हो जाता है, तो एक किसान आता है और वो उन पर गुस्सा होता है। तो मुझे रिंचिन ने बोला कि थोड़ा सा इसके बारे में सोचो कि ये ड्राइंग कैसा हो, क्योंकि ये काफी विलेन जैसा लग रहा है, एक जो हमारे फिल्मी जो विलेनिश होते हैं वैसा लग रहा है, जबकि जो आके बच्चों को डांट रहा है वो नेसेसरीली विलेन या एक नेगेटिव किरदार नहीं है कहानी में, लेकिन वो उस गांव का ही एक, शायद उनका पिताजी भी हो सकता है, या गांव का कोई मुखिया है, या एक किसान है जिनको बच्चे जानते हैं। एक्चुअली ये काफी क्लोज निट पीपल, सब आसपास एक दूसरे को जानते हैं।
तो क्या और तरीका हो सकता है इसको सोचने का, जो मुझे बहुत अच्छी बात लगी और मैंने उसको लिया भी और मैं बाद में दिखाऊंगा उसमें क्या तब्दीलियां की मैंने। फिर ये जो चित्र दिखा रहा हूँ तो मुझे एक प्रश्न आया कि बच्चों, जब क्योंकि मैं विजुअल लेवल पे काम कर रहा हूँ और उस जगह के बारे में काम कर रहा हूँ, तो मैं खुद भी मध्य प्रदेश से आता हूँ तो मैंने काफी कुछ घूमा हुआ है, लेकिन फिर भी एक क्यूरियोसिटी स्पेसिफिक के प्रति होती है। तो मैंने महीन को पूछा, रिंचिन को पूछा कि उस स्कूल में क्या सब बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं या वो घर के ही पोशाकें पहन के स्कूल में आते हैं। जैसा कि मैंने भी कई जगहों पर देखा है, जैसे कि मैं खुद भी जब सरकारी स्कूल में बचपन में जब मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, मेरे सभी साथी यूनिफॉर्म पहन के इवन भोपाल में भी नहीं आते थे, उनकी अपनी मजबूरियों के चलते और उनके अपने कारणों के चलते। तो इसके चलते मैंने रिंचिन को पूछा था कि कैसा होगा वो, उनका यूनिफॉर्म है कि नहीं। तो रिंचिन ने भी मुझे बहुत सारे इंटरेस्टिंग इनपुट्स दिए कि यूनिफॉर्म हो तो अच्छा है, यूनिफॉर्म कुछ स्कूल्स में है, कुछ स्कूल्स में पहुंच नहीं पाती है यूनिफॉर्म, लेकिन ये भी होता है कि देखा यह जाता है कि इन कई स्कूलों में बच्चे यूनिफॉर्म पहन के, सभी बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आए वैसा भी जरूरी नहीं है, और जो बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आते हैं वो जब घर वापस जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो अपने यूनिफॉर्म, जैसे कि हमारे वो ये होता है ना एकदम कि घर जाते हैं और कपड़े चेंज करते हैं, दूसरे कपड़े पहनते हैं, साफ होते हैं, फिर खेलने जाते हैं या पढ़ाई करते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ हो। वो शायद जब वापस जाएंगे तो उसी यूनिफॉर्म में वो पूरा दिन भर खेलेंगे, शायद सोएंगे भी उसी यूनिफॉर्म में, शायद हो सकता है उनके पास उस वक्त वही एक यूनिफॉर्म हो, वो भी एक रियलिटी किसी अलग अलग घर की हो सकती है, और अगले दिन वही यूनिफॉर्म पहन के वो वापस भी आ सकते हैं। तो इस बात को भी मैंने थोड़ा ध्यान रखा ये चित्र बनाते हुए जब फाइनल की तरफ गया। ये एक डबरी का चित्र है, उसमें क्योंकि डबरी का जिक्र आता है और उसका डिस्क्रिप्शन भी आता है, तो मैंने अपने अंदाजे से कुछ बनाया था, लेकिन फिर मुझे भी थोड़ा शक था कि ऐसी ही दिखती है क्या, होगी क्या। तो फिर मैंने महीन को पूछा, महीन की मदद ली कि मुझे कुछ फोटोग्राफ्स भेजे आप उस जगह के, जिसकी मदद से, जरूरी नहीं कि मुझे रियलिस्टिक ही होना चाहिए या बहुत फैक्टफुल ही होना चाहिए हमारी किताब में सब कुछ चीजें, लेकिन एटलीस्ट किसी हद तक मैं पास पहुंच पाऊं तो शायद अच्छा होगा। तो उस पे उन्होंने मुझे मदद की। और फिर उसके बाद ये, जैसा कि ये पहला पेज है जो मैंने बात की थी कि वो जब आती है गांव में, तो ये उसका रफ ड्राफ्ट है, और फिर उसको मैंने फेयर करना शुरू किया, और ये इस किताब का पहला चित्र है, इस कॉमिक्स का पहला, जहाँ यहाँ से शुरू होती है, जहाँ पर उसको वो जीप से उतरती है। तो मैं कुछ चित्र इसके शुरुआत के दिखाता हूँ, फिर आगे कुछ बात करता हूँ। कॉमिक्स बनाते टाइम या इवन वैसे भी इलस्ट्रेशन करते टाइम जो मुझे जो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें लगती है कि एक कुछ बातें होती है जो कहानी जो राइटर ने लिखी है आप उसको फॉलो करते हैं, कुछ चीजें उसने डिस्क्रिप्टिव लिखी होती है, उसने डिस्क्राइब की हुई होती है, लेकिन कुछ चीजें होती है जो आप उन दोनों से समझकर आप अपना भी अनुभव उसके अंदर लेकर आते हैं, जो जो शायद कहानी में नहीं हो लेकिन आप उसके अंदर लेकर आते हैं। तो कुछ ऐसी डिटेल्स, मुझे ऐसी डिटेल्स पे काम करना अच्छा लगता है पर्सनली, तो मैं वो लाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि जब ये बाई जब एंटर हो रही है स्कूल में, स्कूल की जगह पे रात होने वाली है, शाम हो रही है, तो बच्चे अपना कुछ खेल रहे हैं, शायद नीचे देख सकते हैं पिड्डू जमा रहे हैं, इसको अलग अलग जगहों पे शायद कहीं सितोलिया बोलते हैं, कहीं पिड्डू बोलते हैं। तो एक होता है, तो ये भी एक कॉमिक्स बनाते टाइम हमने ध्यान रखा था और हमने साथ में इस पे काम किया, रिंचिन और मैंने मिलकर, जहाँ शब्दों की बात है कि हमने कहानी का थोड़ा सा ढांचा बदला कि पूरा डिस्क्रिप्टिव ना रखते हुए उसको हमने जहाँ जरूरत नहीं थी वहां से हमने डिस्क्रिप्शन हटा दिए, क्योंकि चित्र अपने आप में काफी चीजें बता रहा था। जैसे मैं पहले इस चित्र का मैंने जिक्र किया था कि हमारी बात हुई थी कि ये शायद ऐसा ना हो तो ज्यादा अच्छा होगा, तो इसको मैंने फिर फाइनली जब किताब में आया तो इस तरह से बनाया।
जो कि शायद ज्यादा उतना ड्रामा नहीं है उसके आसपास। हालांकि ये जो आसपास मैंने बनाया है इस ड्राइंग में, कॉमिक्स में आप अक्सर देखेंगे कि एक ऐसा अतिशयोक्ति की जाती है और उसका अपना इंटरेस्टिंग पहलू भी होता है एक्चुअली कॉमिक्स के अंदर। लेकिन मैं रिंचिन के बाद समझ रहा था कि वो क्या बोलना चाह रही है, तो मैंने बदला उसको और कुछ इस तरीके से रखा। फिर जो यूनिफॉर्म की जो मैंने पहले बात की थी कि यूनिफॉर्म हो कि नहीं हो, तो थोड़ा हमने उसके बारे में भी, तो उसके बारे में सोचते हुए भी मैंने उसको बदला। और जब एक वो जो टीचर है, जब वो वहां पर अपने तरीके से एक वर्कशॉप लेने आई है कुछ दिनों के लिए, तो वो थोड़ी सी फ्री होके भी पढ़ा रही है, तो वो क्लासरूम से भी बाहर ले जाती है। तो बच्चे शायद पेड़ पे पढ़ रहे हैं या अपने मस्ती में पढ़ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एक लिबरल तरीके से उनको एक स्पेस देने की कोशिश कर रही है। तो वो उसको चित्र के द्वारा दिखाने की कोशिश की यहाँ इस कॉमिक्स में। मैं बोल रहा था डबरी की बात। डबरी एक्चुअली एक जगह, मुझे भी इस कहानी को पढ़ते हुए मुझे ये नॉलेज हुआ कि वहाँ इन कई जगहों पर जब किसान अपने खेतों में पानी लाने के लिए कुछ कुछ जगहों पे खुद ही पत्थर वगैरह लगा के, कभी सिस्टमेटिक तरीके से, कभी बहुत ऑर्गेनिक तरीके से वो पानी रोकते हैं और फिर वहां से छोटी छोटी नहर बना के अपने खेतों में ले जाते हैं। तो उसको डबरी बोलते हैं, जहाँ बच्चे अक्सर नहाते हैं, लोग मवेशी भी नहाते हैं। तो इसका रेफरेंस लेते हुए फिर मैंने उसको यहाँ किताब में रखा, जहाँ बच्चे टीचर को लेके जाते हैं कि चलो हमारे साथ तैरने के लिए। और ये भी उसी किताब का ही एक आगे का हिस्सा है, जहाँ बच्चे डिसाइड करते हैं कि डबरी में उन्हें, क्योंकि किसान उनको बहुत डांटते हैं कि तुमने डबरी पूरी गंदी कर दी तैर के, तो वो एक मोर्चा जमाते हैं कि हम चक्का जाम करेंगे। तो ये उसका एक दृश्य है जहाँ पर वो पूरी तरह से एकदम आंदोलन में जुटे हुए हैं और पत्थर उठा के ला रहे हैं, पानी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और चाहते नहीं है कि उस एक अपना एक रेजिस्टेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं उनके तरीके से। यहाँ मैं एक छोटी सी और एक बात मैं रखना चाहूंगा कि एक आर्टिस्ट के तौर पे या एक कॉमिक्स या इलस्ट्रेटर के तौर पे कि हम क्या क्या और चीजें चित्र में अपने ला सकते हैं, जो अगेन जैसे कि जरूरी नहीं है कि कहानी में उनका डिस्क्रिप्शन हो। पर ये बात मैंने महीन से और रिंचिन से भी शेयर की थी कि क्या ऐसा मैं कुछ कर सकता हूँ। कुछ मैं करके उन्हें मैंने दिखाया था कि क्या ये वर्क करता है। तो जैसे इसमें आप नीचे वाले चित्र में देख रहे हैं, ये एक ही पेज है जहाँ पर एक बच्ची कुछ फूल या कुछ तो रख रही है और एक पत्थर के सामने जिसपे काफी सारी आकृतियां बनी हुई हैं। तो एक्चुअली ये ऐसे कई तरीके के, ये जो शहीद स्मारक बोले इन्हें, या एक मृत्यु स्मारक, या एक परंपरा भी रही है गोंड आदिवासियों के बीच में कई जगहों पर, जो मध्य प्रदेश से लेके छत्तीसगढ़ से लेके इवन इस तरफ नॉर्थ साइड में जाएंगे तो झारखंड की तरफ जो बॉर्डर है उस तरफ भी देखने में आती है। और पिछले कुछ समय से देखने में आया कि इनके ऊपर जो ड्रॉ किया, जो बनाया जा रहा है, वो ना केवल उनके मोटिव्स, वो जो मृत्यु के बाद, डेथ के बाद बनाते हैं, वो ही नहीं है। कई जगहों पर जहां पर पुलिस फायरिंग में उनके लोग मरे हैं, शहीद हुए हैं, जिनको शहीद बोल रहे हैं राइटफुली, और ऐसे कई सारे जो संघर्ष हुए हैं, तो वो जहाँ कई बार इवन जर्नलिस्ट भी नहीं पहुंच पाते हैं कई सारे कारणों से, और वो न्यूज में भी नहीं आती है बातें, पर उन्हें वो दर्ज करते हैं इन पत्थरों पर और एक पिलर पर, और उन्हें लगाते हैं जहां भी वो लगा सकते हैं वो लगाते हैं। तो मैं महीन से भी ये बात कर रहा था, तो महीन ने भी मेरे साथ साझा किया कि हाँ, उन्होंने भी कुछ इस तरह के पत्थर देखे हैं कई जगहों पर, जब वो काफी उनका रिसर्च वर्क कर रही होती है, तो उन्हें भी लगा कि हाँ, रखना चाहिए। तो मुझे ये भी लग रहा था कि कहानी के अंदर जिक्र नहीं आता है, लेकिन आप थ्रू आउट जब ये कॉमिक्स पढ़ेंगे तो कहीं कहीं पीछे पीछे ये पत्थर आपको जगह जगह दिखाई देंगे, और यहाँ जब जाके सॉलिडिफाई होता है ये इनका पूरा स्ट्रगल, तो यहाँ खास तौर से सामने
दिखाई देता है। उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, पर मुझे ये भी इंटरेस्टिंग लगता है कि कई बार सारी चीजें आप समझाते नहीं हैं, पर एक रखते हैं जब चित्र में, तो बच्चों के मन में कई बार या पढ़ने वाले के मन में एक जिज्ञासा तो आती ही है कि वो उसके बारे में कई बार फिर किसी से पूछते हैं या किसी से जानने की कोशिश करते हैं। तो उस लेवल पे मुझे लगा कि हाँ, कहीं सॉफ्टली मैं बैकग्राउंड में कुछ ऐसी चीजें कोशिश करता हूँ इंट्रोड्यूस करने की। तो कितना सक्सेसफुल है वो मैं नहीं जानता, पर मैंने कोशिश की। इस थ्रू आउट इस बुक में आप देखेंगे, ये भी उसी बुक में से एक और चित्र है, ये भी उसी में से एक चित्र है। ओके, मैं यहाँ मेरा प्रेजेंटेशन रोकता हूँ और या जी लोकेश भाई, शुक्रिया, बहुत 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 बारीकी से आपने चीजों को बताया हमें कि आप छत्तीसगढ़ के किसी इंटीरियर गांव का किस तरह का परिवेश है उसको आपने अपने कॉमिक के मार्फत बहुत खूबसूरती से दिखाया है। और बहुत सारी चीजें जो अनकही, जो आपने बोला, जो कहानी में नहीं कहा गया है, लेकिन वो भी हम इलस्ट्रेशन के माध्यम से बता सकते हैं। ये पावर ऑफ इलस्ट्रेशन है। बहुत ही अच्छा आपका प्रस्तुत था। अभी हम एक कॉमन डिस्कशन पर जाएंगे। उसके पहले सुशील जोशी जी, जिन्होंने इस कहानी को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया है, उनसे, सुशील जी आप हैं यहाँ पर? हेलो। हाँ, है ना। जी जी सुशील जी। हाँ, यही है। जी जी हाँ, देखा अभी आपका। तो आप, सुशील जोशी जी ने इस कहानी को रिंचिन ने इंग्लिश में लिखा, उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया। सुशील जी, बस आपसे थोड़ा समझना था आपके कि जब मोस्टली आपको हम लोगों ने साइंस और उससे जुड़े हुए चीजों पर ज्यादा वक्त लगाते देखा है। आप साइंस से जुड़ी हुई जो रिसर्चेज हैं या जो बुकले पत्रिका एकलव्य की निकलती है, उसमें बहुत अपना आपका काम दिखता है। लेकिन ये कहानी एक फिक्शन है जो नन्हे बच्चों का एक संघर्ष को दिखाता है। तो इस फिक्शन को ट्रांसलेट करते समय आपने कुछ जहन में कुछ रहा हो चीजें कि इसको ऐसा नहीं, ऐसा कहने का तरीका किस तरह का होगा, उन किन बारीकियों पर आपने ध्यान रखा, उसको थोड़ा सा हमारे श्रोताओं के साथ शेयर करेंगे? यार, एक तो क्या है, तुम बड़े मुश्किल मुश्किल बातें करते हो और तुमने पहले धमकी तो दे दी, तुम रिकॉर्ड कर रहे हो, है ना? जी। तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन खैर, एक तो ये बात है कि यार, ये कहानी वानी का अनुवाद में सिर्फ हिंदी की कहानियों का करता हूँ ना, और मैं कहानी वानी का अनुवाद नहीं करता। जी हाँ। जी, मेरी दोस्त है, और क्या वो झूठ बोलती है, वो लगभग पूरी हिंदी में लिखती है, तो इसलिए ज्यादा अनुवाद नहीं करना पड़ता। उसके तुम यदि ओरिजिनल देखोगे तो वो अधिकतर हिंदी में लिखी हुई है। बहुत पहले मेरे ख्याल में वो प्योर अंग्रेजी में कहानियां लिखती थी, धीरे धीरे उसने लगभग हिंदी में लिखने लगी। तो एक तो अनुवाद वगैरह कुछ खास करना नहीं पड़ता है, वो तो कोई वो बात नहीं है। और रिंचिन की कहानी पढ़ने में मजा आता है, तो लगता है चलो हिंदी वाले बच्चे भी पढ़ लें, तो ऐसा करके अनुवाद करते हैं। और क्या अनुवाद में और क्या होता है, एक भाषा में दूसरी भाषा में सुना दो। नहीं, फिर भी एक मिनट, हाँ एक मिनट, वो मेरे को इलस्ट्रेटर का मैंने वैसे अभी पूरी किताब नहीं देखी है, पर उनके जितने भी चित्र हैं उसमें कहीं कोई पेड़ नजर नहीं आता। ये डिलिबरेटली है, कुछ सोच समझ के पेड़ नहीं है उनके इलस्ट्रेशन में, ये क्या बात? मैंने पूरी किताब जितने उन्होंने दिखाए वो मैंने देखी, एक भी इलस्ट्रेशन में एक भी पेड़ नहीं। और लोकेश जी हो तो थोड़ा कुछ कहेंगे तो अच्छा होगा। चले गए लोकेश जी? नहीं है लोकेश भाई। आपने एक अच्छा सवाल पूछा सुशील जी, एक्चुअली हाँ, पेड़ नहीं है ऐसा तो नहीं है, पर काफी सारा सूखा पेड़ और सूखापन है उस जगह में। और मैं काफी सारा रेफरेंसेस मिल रहे थे,
तो उनके अराउंड भी मैं, तो बजाय बड़े पेड़ के मैं झाड़ियां ज्यादा हैं, अगर आप देखेंगे उसमें चित्र में फिर से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहीं ना कहीं ब्रॉडली एक सूखा एरिया भी मैं कोशिश कर रहा था दिखाने का, जिसमें जो पेड़ है वो मैं रेफरेंस भी ले रहा था फोटोग्राफ्स के कि किस तरह से उस समय वो दिख रही है वो जगह जो रेफरेंसेस है, और साथ ही साथ बड़े पेड़ों के बजाय झाड़ियां ज्यादा हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो। हाँ, पर आप सही बोल रहे हैं कि ऐसा हुआ है। हाँ, एक में जरूर बच्चे पेड़ पे चढ़े हुए हैं, पर बाकी आमतौर पे ग्रीनरी बिल्कुल नहीं है। खैर वो जैसा आपको वो बैकग्राउंड दिखा वैसा ही बनाया आपने। अभी हम इस चर्चा को सुशील भाई कुछ और कहना चाहते हैं आप, या इसको बस इतना ही पर्याप्त है? नहीं, बस पर्याप्त है, और क्या कहना। जी जी, शुक्रिया। तो अभी हम इस चर्चा को थोड़ा ओपन डिस्कशन के लिए रखते हैं कि तो कुछ अगर सवाल हो आपके तो आप पूछ सकते हैं। हमारे राइटर और इलस्ट्रेटर दोनों ही मौजूद हैं। Congratulations to the team. Lokesh and Arinchin, you all have brought out a beautiful book. The illustrations look glorious, and it was a fabulous presentation by you, Lokesh. Arinchin, I have a question for you. I think it's a wonderful thing that you brought out this, especially after Greta Thunberg's, this movement, Friday for Future, these movements have kicked in India. This book comes at a very pertinent time. I want to ask you, how will this book be received in schools in India? Well, I hope it's received, and I think for me, I think these are stories. I write them. I hope they are read, and I hope actually I should ask you, why do you feel what is it that you feel about the reception? Because I think, like Lokesh said, for a long time we've got a staple diet of like there is a certain type of literature that we all get, and also we have to realize that there are right now most people who are writing and whose books are coming out and reaching people to a large extent occupy a place of privilege, and there is also a lot of, groups are doing work to get out relevant and important literature to most people, but like for some of us, I think it is important to also be able to question our own selves, and there is a mix, like these stories are pieces of our lives, the kind of interactions that we have, the things that we realize while we live our lives. So I think I hope it goes to schools. I hope people are able to read. Maybe you're asking it because of the fact that teachers are questioned in this book, but I don't know, maybe if you could explain the question a little more. लोकेश भाई, ये चैट बॉक्स में शिवानी का एक मैसेज है कि जी हाँ जी मैं वही बताने ही जा रहा था। तो शिवानी, आपने बहुत अच्छी बात बोली, और जैसा कि कई सारी चीजें होती है कि जब हम किताब इलस्ट्रेट कर रहे होते हैं, कॉमिक्स बनाते हैं, तो कुछ चीजें हम बहुत सारे उसके मीनिंग्स के अर्थ के को रखते हुए हम लोग सोचते करते हैं, लेकिन केवल उतना ही हमेशा इफेक्टिव नहीं होता है, या केवल उसी से सब कुछ हो जाए ऐसा जरूरी भी नहीं होता है। तो क्योंकि उस चीज को, उस मीनिंग को इफेक्टिवली निकालने के लिए कई बहुत सारी फॉर्मल चीजें भी
सोचनी पड़ती है। तो मैंने जब ये डिसीजन लिया कि कुछ हर पेज पे कुछ चीजें एक्चुअली ब्लैक एंड व्हाइट है, तो वो ये काफी सारा एक फॉर्मल डिसीजन था, क्योंकि किताब बहुत कलरफुल किताब है। तो आप पता नहीं है मेरा फुल स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं, पर जैसे कि ये एक पेज है कि जिसमें और क्योंकि ये कॉमिक्स है तो इसमें लगातार बहुत सारी एक्टिविटीज साथ में चल रही हैं। तो मैं थोड़ा सा ये सोच रहा था कि कैसे जब जैसे कि ये पेज है जहाँ पर इतनी सारी चीजें अगर साथ में चल रही हैं तो शायद कुछ चीजें मिस तो नहीं हो जाएंगी। तो वो बड़ा फॉर्मली उस चीज को सोचते हुए मैंने एक्चुअली यहाँ एक ग्रुप है उसको पूरा ब्लैक एंड व्हाइट बना दिया, तो सडनली उसकी तरफ भी नजर जाती है। पता नहीं हमारे स्क्रीन पे कितना दिख रहा होगा। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे मतलब शायद जैसे कि अभी ये भी चित्र है जिसमें दोनों पेज पे डबरी में मस्ती चल रही है बच्चों की, और वो टीचर थक के सो चुकी है। तो जब कहानी में इतना कुछ चल रहा है तो एक कोई एरिया ऐसा हो जो सडनली थोड़ा सा अलग निकल कर आए, उसके लिए यहाँ पर एक है चित्र जो कि ब्लैक एंड व्हाइट है, एक हिस्सा, एक फ्रेम। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे चीजें फॉर्मल तरीके से एज अ पेंटर, एज अ आर्टिस्ट कोशिश करता हूँ करने की। आई होप वो आंसर हो आपके क्वेश्चन का। आई थिंक शर्वरी ने भी कुछ लिखा है, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ शर्वरी। तो आई थिंक वो एक शायद कमेंट है, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन भी है कि शर्वरी पूछ रही है कि बच्चों के इनोसेंस और मैच्योरिटी के साथ साथ दिखाते हुए क्या चैलेंजेस आए। बहुत अच्छा सवाल है और एक आर्टिस्ट के लिए थोड़ा सा मुश्किल सवाल भी है वो। मुझे मालूम नहीं कि मैं कैसे एग्जैक्टली मैं सही जवाब किस तरीके से दूं, पर क्योंकि जैसे मैंने शुरू में भी मैंने कहा था कि ये कॉमिक्स है, और कॉमिक्स में इसलिए भी मुझे लग रहा था कि कॉमिक्स का माध्यम शायद बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है इस कहानी को कहने के लिए, क्योंकि शुरू से लेके अंत तक बहुत सारी चीजें बदल रही हैं, जो भाव बदल रहे हैं बच्चों के, उनकी आपस की खुसफुस बदल रही है। तो मुझे कहीं लगा कि ये कॉमिक्स में जब हम फ्रेम दर फ्रेम उसको डेवलप कर रहे हैं कहानी को, तो ऐसा शायद इनोसेंस और मैच्योरिटी की तरफ ना सोचते हुए, बल्कि जो उनके जो डिसीजन मेकिंग है, जो उसमें चेंजेस आए, वो कहीं ना कहीं उनके शायद एक्सप्रेशन के जरिए, उनके बॉडी लैंग्वेज के जरिए। तो एक्सप्रेशन केवल चेहरे पे नहीं होता, हमारी बॉडी में भी होता है, और हमारे चलने फिरने बैठने उन सब चीज़ों से भी नजर आता है। तो शायद कुछ ऐसी छोटी चीजें मैंने किसी हद तक ट्राई की, कितना हो पाया वो शायद आप किताब पढ़ेंगे तो आप शायद बता सकेंगे मुझे भी कि अगर हुआ है कि नहीं। जैसे एक्चुअली शुरुआत में ही जब एक बच्ची ने किताब के बारे में समीक्षा दे रही थी तो उसने फौरन मेरी एक गलती निकाली कि वो जो एक्चुअली सही है कि मैं सिक्वेंशियल की बात कर रहा हूँ, और वो मैडम तो वो जो टीचर है वो जीप से उतरी और सीधे फिर बच्चों के पास कैसे पहुंच गई, वो जमीन पे तो दिखी ही नहीं। तो थैंक्स उस पर्टिकुलर रीडर को जिसने मुझे बताया, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा इस बात का। एक जो रिंचन, एक जो सवाल कुछ समय पहले हमारे सामने आया था जो किताब की पहुंच को लेकर था, कि रिसेप्शन को लेकर था, तो रिसेप्शन का तो शायद जवाब देना मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन ये जो कहाँ पहुंच सकती है शायद इसके बारे में हम सभी को ही सोचना भी आई थिंक सोचना चाहिए अपने अपने तरीके से। जैसे कई बार होता है कि मेरा एक छोटा सा अनुभव में अगर समय हो तो मैं शेयर करूंगा। क्या समय है हमारे पास? जी हाँ, अपन है थोड़ा सा समय, आप बता सकते हैं थोड़ा। अच्छा, तो एक बार नहीं, कई मौकों पर ऐसा हुआ जब इसी कुछ अर्बन कॉन्टेक्स्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सिटी कॉन्टेक्स्ट की और सिटीफाइड स्कूल्स की लाइब्रेरीज की। उस कॉन्टेक्स्ट में हमारी कुछ बातचीत चल रही थी, एक मीटिंग चल रही थी, और जब बात की गई कि कुछ जैसे किताब हमने बनाई है या ऐसी कई किताबें वो इन सब स्कूल्स में, इन सब जगहों पर वहां पहुंचनी चाहिए,
उनके कोर्स या उनके जो रीडिंग मटेरियल का हिस्सा होना चाहिए। तो किसी ने मुझे उठकर बोला कि लोकेश, ये वो ऑडियंस नहीं है, ये जो इन किताबों की तुम बात कर रहे हो वो कहीं और जानी चाहिए, यहाँ कोई और किताबें आनी चाहिए। तो एक बहुत एक धक्का मुझे वो सुनकर भी लगा था कि इस तरह से भी लोग सोचते हैं कि अगर ये किताबें हैं तो ये यहीं जाएंगी, और ये किताबें हैं तो ये यहीं जाएंगी। और ऐसा मुझे लगता है शायद रिंचन आपके भी अनुभव में आया होगा ऐसी कई सारी बातें कि ये जो तो मुझे लगता है कि कहीं शायद हम सबको ही कोशिशें करनी पड़ेंगी कि कई तरीके के डिसेमिनेशंस हो, और कई तरफ ये बुक्स जो हम सब मिलकर क्रिएट कर रहे हैं, कई सारे लोग, जैसे आज इवन 40 लोग जो हमारे ऑडियंस में हैं, उनमें से कई सारे लोग इन बहुत अच्छे से इन सब कामों में या तो एज ए टीचर या एज अ क्रिएटर राइटर कर रहे हैं काम। तो जस्ट मैं शेयर करना चाहता था ये बात। जी जी बिल्कुल, बहुत जरूरी बात है वो, क्योंकि किस वर्ग के लिए, किस जगह के लिए कोई किताब जितनी जगह पर जाएगी शायद उतना ही महत्वपूर्ण है कि उसका जो मैसेज है वो, या उसमें जो कही गई बात है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। शुक्रिया लोकेश भाई। हम लोग 5:30 बजे तक का समय इस चर्चा के लिए रखे हुए थे, तो अभी मैं बस ये आप लोगों सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग साथ ही जुड़े हुए हैं, कि आप अगर मुस्कान का छोटा है, कम पब्लिकेशन है हमारा, लेकिन अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहें तो publications@muskan.org जो आपको हमने इनविटेशन भेजा उसमें लिखा हुआ है, वहां पर आप हमारी किताब को, खास इस किताब को भी ऑर्डर कर सकते हैं। और जो पहली 50 ऑर्डर होंगे हम उन्हें हमारे राइटर्स और इलस्ट्रेटर के साइन की हुई बुक्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। अभी लोकेश भाई के पास किताब, लेकिन रिंचन हमारे पास है, तो हम रिंचन जी के ऑटोग्राफ लेकर वो किताब आप तक पहुंचाएंगे। तो ये प्रारंभिक या पहले 50 जो हमारे ऑर्डर होंगे उनके लिए हम होंगे। बाकी सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग जुड़े और अपना कीमती समय निकाला इस चर्चा में शामिल होने के लिए, और बहुत अपने सवाल जवाब को एक काफी रोचक बनाया। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ब्रजेश, आपका भी बहुत शुक्रिया, और आप सभी सारे ही फ्रेंड्स और रिंचिन, महीन, आपकी जो पूरी टीम है, जो मुस्कान की, शिवानी, नीतू, उबिथा, और मैंने कुछ बच्चों के साथ मैंने एक वर्कशॉप भी ली थी इस दौरान बीच में। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, और आई होप हम आगे भी कुछ इस तरीके की चीजें करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, जरूर। थैंक यू। जी शुक्रिया। अब इस चर्चा को हम समाप्त करते हैं यहीं पर ऑफिशियली।